हेलो स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे कि यहाँ पे सर क्या इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूंगा कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बस प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल बनता है, किसमें? ब्रोमिनेशन और सब में एक्सेप्ट क्लोरिनेशन। उसके लिए एक अलग से पूरा एक क्वेश्चन कर लोगे, वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 4-5 मिनट्स का क्लोरिनेशन सनलाइट पे डिफरेंट परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट का कैलकुलेशन है। फिर उसके बाद आते हैं एल्कीन। एल्कीन में क्या है? E1 E2, लेकिन ऑब्वियस है ज्यादातर क्वेश्चन हॉफमैन रूल पे आते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ये समझना है इंटरमीडिएट। देन ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस इज जेई मींस फेवरेट। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो ओजोनोलिसिस को ऐड करते ही हैं। तो अब अगर हम बात करें, मैं पूरी एक बार ऑर्गेनिक समराइज कर देता हूं, क्योंकि अब ये लास्ट है मेरा हाइड्रोकार्बन। और बायोमॉलिक्यूल्स में मैं डिस्कशन इसलिए नहीं करूंगा बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स उसमें या तो बहुत इन डेप्थ चाहिए, सिर्फ मैं आपसे 2 मिनट डिस्कस करूंगा लाइक फिनाइल हाइड्रोजन या कुछ, तो नहीं होने वाला है, या फिर लर्निंग है। तो दैट पार्ट ऑन यू कि आप एसेंशियल अमीनो एसिड्स और विटामिन लर्न कर लीजिए। एंड यहां पर उसमें बायोमॉलिक्यूल्स में जो क्वेश्चन लर्निंग बेस्ड या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लग रहा है वो आप अटेम्प्ट कराइएगा, बट इन डेप्थ कॉन्सेप्ट के बिना कुछ टच नहीं करना, ठीक है। एंड सॉल्ट एनालिसिस में 3-4 रिएक्शंस हैं, उस पर मैं डेफिनेटली वीडियो बनाने वाला हूं। तो ओवरऑल ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं तो आप सबसे पहले नेम रिएक्शन याद करेंगे, देन आप याद करेंगे ऑल डिस्टिंग्विश टेस्ट। उसके बाद ऑल डिस्टिंग्विश टेस्ट भी नहीं, पीवाईक्यूज में 4-5 हैं वो। आफ्टर दैट अब नेम रिएक्शंस भी कौन सी, तो मैंने टॉप 10 नेम रिएक्शंस के पे वीडियो बनाया हुआ है, वो टॉप 10 नेम रिएक्शंस आप देख लीजिए। देन इसके बाद डिस्टिंग्विश, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, क्लियरली मेंशन है ये बात सिलेबस में। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूछा जाता है, कौन किसको ऑक्सीडाइज करता है, कौन किसको रिड्यूस करता है। इसका क्वेश्चन आपने एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल में देखा भी था। ओवरऑल ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये करने के बाद अब आपको अगर कुछ समराइज करना है तो ये देखिए कि फ्री रेडिकल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का डोमिनेंट फैक्टर क्या है। जैसे कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन सब में सबसे पहले एरोमेटिसिटी देखी जाएगी, दिस इज मोर डोमिनेंट। कार्बोकेटाइन में उसके बाद बैक बॉन्डिंग देखी जाती है, और अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ये वाले जो पैटर्न है ना, ये और ये सब दिमाग में कब आता है? प्रैक्टिस के साथ आता है। तो ऑर्गेनिक में किसी भी रिएक्शन का इंटरमीडिएट पता हो तो भी क्वेश्चंस हो सकता है, बट अगेन मैं यही बोलूंगा, ऑर्गेनिक में जो भी क्वेश्चन करना पेन उठा के करना, पेंसिल उठा के एग्जाम में वर्बली मत करना, कितना भी आसान लग रहा हो, कितना भी। बल्कि आप यहाँ पे देखो, अभी मैंने जैसे मैं ही डिस्कस कर रहा होता हूँ तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि मैं भी कई बार कोई चीज मिस कर देता हूँ जैसे ही वर्बली बोलता हूँ। तो इसीलिए फिर मैंने क्या किया कि आपके सामने सारा लिखता हूँ, सो दैट आपको आइडिया लगे यस ये मिस्टेक हो सकती है, ये मिस्टेक। जैसे आपने देखा होगा कि मैं लास्ट वीडियो में वर्बली किया तो मैं एक मिथाइल ग्रुप लगाना भूल गया था, फिर 2 मिनट देखा था, अरे हाँ मिथाइल भी लगेगा। तो वीडियो में आप दिख रहा है प्रॉपर, आप देखोगे कि सर मिथाइल लगाना भूल गए। व्हाई? बिकॉज वहां मैंने सोचा वीडियो शॉर्ट करने के लिए टाइम सेव करते हैं, तो वो चीजें हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे मेरा सजेशन आपको यही है, जो पढ़ें ढंग से पढ़ें। मेरे टॉपिक्स कौन से हैं, तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर कोई एक चीज बताइए जो आपके अकॉर्डिंग फॉर श्योर आएगी ही आएगी, तो मेरे टॉपिक्स में सबसे ऊपर आएगा एल्डोल रिएक्शन, फिर आएगा कैनिजारो, फिर उसके बाद आएगा हिंसबर्ग। ठीक है, हिंसबर्ग टेस्ट, ये मेरे सबसे ज्यादा। अब देखो पूरी ऑर्गेनिक लिखने का पॉइंट ही नहीं है क्योंकि अभी इतना टाइम है नहीं, तो ये मेरे टॉप 3 हैं जो आएंगे। सर क्या पढ़ के हम अब एक दिन में पूरा कंसेप्ट लगा के इन डेप्थ पढ़ सकते हैं? आप पूरा दिन लगा के फिनॉल पढ़ सकते हैं, पूरा दिन भी नहीं, आधे दिन में फिनॉल के बारे में सारी जानकारी विद मैकेनिज्म अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। एंड ये मेरा रिएक्शन में टॉप पिक है कि फिनॉल पे ब्रोमीन वाटर हो या फिनॉल का फिनॉल और एनिलीन, यस, क्योंकि दोनों सेम से ही हैं। तो फिनॉल एंड एनिलीन एक दिन में किया जा सकता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, कपलिंग रिएक्शन, रीमर डीमन, कोल्ब्स, तो मतलब सब मैकेनिज्म क्या है? सेम है। तो इनमें फिनॉल और एनिलीन में पूरा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, और जो जेई मेंस का फेवरेट रहा है 5 साल से, ब्रोमीन वाटर। क्या फेवरेट है उनका? ब्रोमीन वाटर, दोनों के लिए, ठीक है। एंड दूसरा जो फेवरेट है इसके लिए वो इनका क्या है कि एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग, जो कपलिंग से कनेक्ट करते हैं।
तो देखो अगेन ये जस्ट मेरा टॉप पिक है कि मुझे लगता है कि एनालिसिस से कि ये 3 नेम रिएक्शंस एंड ये पूरा फिनॉल एनिलीन प्रिपेयर करके जाएं तो 100% हम सही करके आएंगे। ऊपर ऊपर से ऑर्गेनिक पढ़ने को मैं सपोर्ट नहीं करता, मैं टिप्स एंड ट्रिक्स को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करता हूं। मेरा मानना है कि पूरा कंसेप्ट समझना चाहिए डिटेल में, उसे एनालाइज करके फिर जाना चाहिए, क्योंकि कई बार वो चीज वही एटीट्यूड हमारी पर्सनालिटी में भी आ जाता है। अगर हम शॉर्टकट ढूंढेंगे जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, कभी कभी तुक्का लग जाता है जिसे हम एग्जाम्पल के टाइम पे सेट कर देते हैं, बट बात हमेशा एवरेज की जाती है। ठीक है, तो अगर मैं एवरेज बात करूं तो एवरेज इज हार्ड वर्क विद द अवेलेबल रिसोर्सेज टू यू, बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज स्मार्ट वर्क। मतलब मेहनत तो है लेकिन आपके पास जितने रिसोर्सेज अगर आप उसका यूज नहीं कर रहे हो तो दिस इज हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क है आप देखो आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं और उनका बेस्ट यूज, ऑप्टिमाइज्ड यूज क्या हो सकता है। सो स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं करता हूं बात को। ये क्वेश्चन सी, अब ये क्वेश्चन जो है क्या है, मैंने सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब 1 2 3 4 कार्बन है, इसके सेकेंडरी हाइड्रोजन पे साइक्लोहेक्सेन लग गया, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। ये रिएक्ट कर रहा है किससे, ब्रोमीन से, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। अब आपको क्या पता होना चाहिए, कंसेप्ट, फर्स्ट थिंग आपको ये पता होना चाहिए सनलाइट, हाई टेम्परेचर या कैटलिस्ट, ये 3 चीज कभी भी होती हैं तो इंटरमीडिएट इज फ्री रेडिकल। दूसरी चीज क्या पता होना चाहिए, सिर्फ क्लोरीनेशन को छोड़ दें तो एक्सेप्ट क्लोरीनेशन, हर जगह मेजर प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग होता है, अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। मेजर प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग होगा, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। देन लेकिन एक एक्सेप्शन है, कौन सा, क्लोरीनेशन, ठीक है, एक्सेप्ट क्लोरीनेशन। मैंने इसीलिए रिएक्शन मैकेनिज्म का वीडियो सबसे पहले अपने चैनल पर डाला था क्योंकि वो बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा कवर हो जाता है उससे। ये जब पता चल जाता है तो क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो दिस फॉर्म्स प्राइमरी फ्री रेडिकल, ये क्या बनाएगा, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ये बनाएगा टर्शरी। बट 2 चॉइस आई है, टर्शरी फ्री रेडिकल, यस आपको फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर भी याद होना चाहिए कि सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल टर्शरी होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। नाउ अब 2 टर्शरी है तो ये पता होना चाहिए कि रिंग का फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है रिंग से बाहर का, तो रिंग से बाहर वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है। व्हाई, बिकॉज फ्री रेडिकल की हाइब्रिडाइजेशन है sp2 120 डिग्री एंगल अटेन करने की कोशिश करेगा, यहां पे रिंग में वो अनस्टेबल हो जाता है। वन ऑफ द रीजंस, और भी रीजंस है फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के, बट ये वाला रीजन यहां पे लगेगा। तो रिंग वाला फ्री रेडिकल अनस्टेबल होता है, रिंग से बाहर वाला स्टेबल होता है, तो इसलिए हमारा आंसर यहां हो जाता है डी, राइट। नाउ प्रोपेन मॉलिक्यूल ऑन क्लोरीनेशन, प्रोपेन मॉलिक्यूल है, ठीक है, लिखते जाते हैं, प्रोपेन मॉलिक्यूल ऑन क्लोरीनेशन अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन, इसका जब क्लोरीनेशन कर रहे हैं इट गिव्स 2 डाइक्लोरो प्रोडक्ट, ये 2 डाइक्लोरो प्रोडक्ट दे रहा है एक्स एंड वाई, जिसमें एक्स और वाई में एक्स ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हुए भी ना हमें इंटेलिजेंस रखना है, मतलब ये सोचने का तरीका भी डेवलप करना है क्वेश्चन करते हुए भी, एग्जाम में कैसे टाइम बचेगा। एक्स इज एन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक लाइन पढ़ते हैं सॉल्व करने लग जाते हैं, नहीं पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ो। एक्स इज एन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, हाउ मेनी ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्स, कितने ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट एक्स से मिलेंगे अगर इसका फिर क्लोरीनेशन किया जाए, यानी कि मुझे इसके सारे प्रोडक्ट नहीं बनाने, मुझे इसका सिर्फ एक वो प्रोडक्ट बनाना है जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, वो डाइक्लोरो प्रोडक्ट सोचूंगा जो ऑप्टिकली एक्टिव हो। तो देखो अगर मेरे पास एक ऑप्शन है कि टर्मिनल वाले कार्बन पे क्या ऐड कर दूं मैं, क्लोरीन, टर्मिनल वाले कार्बन पे क्लोरीन, तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यस और नो, नो। क्यों, क्योंकि ये कायरल कार्बन इसमें नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं एक इधर टर्मिनल पे क्लोरीन ऐड कर दूं और एक इस वाले कार्बन पे ऐड कर दूं।
अब मैं चेक करूंगा क्या ये कायरल कार्बन इसके पास है। यस, दिस कार्बन हैज कायरल कार्बन, तो मुझे पता चल गया इसके पास कायरल कार्बन है। जैसे ही मुझे पता चल गया इस पे कायरल कार्बन है, आई विल जस्ट वर्बली देखूंगा या और समझूंगा कि क्या अगली पॉसिबिलिटी में जो कंपाउंड बनेगा डाइक्लोरो वो ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव। तो देखो पॉसिबिलिटी या तो 1-1 की है या 1-2 की है या 1-3 की है। तो 1-1 हो गया डिस्कस, 1-2 डिस्कस हो गया है, अब 1-3 डिस्कस करते हैं। नहीं 1-3 डिस्कस हो गया है, 1-2 डिस्कस हो गया है, अब क्या बचा 1-1, क्योंकि 3-3 एंड 1-1 इज सेम। तो यहां पे अगर हम डिस्कस करें CH Cl Cl CH2 CH3, क्या इसमें कायरल कार्बन है? नो। अब क्या पॉसिबिलिटी है? 2-2 क्लियर है। तो 1-1 2-2 समझ आ गया, विद प्रैक्टिस सभी को समझ आ जाएगा। 1-1 2-2 में वर्बली एग्जाम में डिस्कार्ड कर दूंगा कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो बचा क्या? सीधे बचा 1-3 या 1-2। तो मैं एग्जाम में ये ड्रॉ भी नहीं करूंगा। ये तो अभी मैंने बस इसलिए सोचा कि हो सकता है कुछ स्टूडेंट को देखते हुए डाउट आए कि सर ये क्यों नहीं बना रहे, तो वो आंसर देने की मैंने कोशिश की। तो दिस इज एक्स, ये एक्स है। अब वो कह रहे हैं इसका अगर दोबारा से हम क्या करें, क्लोरीनेशन करें यानी ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट बनाएं, तो बताइए कितने ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे। और सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर बताने हैं। क्या बताने? स्ट्रक्चरल आइसोमर, ऑप्टिकल नहीं बनाने। ठीक है, तो अब इसका क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी है? एक क्लोरीन यही कनेक्ट हो जाएगा, तो यू विल गेट CH Cl Cl CH Cl CH3, राइट। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यहां कनेक्ट हो जाए, तो यू विल गेट CH2 Cl देन Cl Cl CH3, राइट। देन और क्या पॉसिबिलिटी है? एक और पॉसिबिलिटी है कि टर्मिनल पे लग जाए CH2 Cl CH Cl CH2 Cl, राइट। और क्या पॉसिबिलिटी है? मतलब जो दो क्लोरीन तो लगे हुए हैं, उसके बाद एक क्लोरीन या तो इधर लग सकता था या इधर लग सकता था या टर्मिनल पे। तो एक फर्स्ट पे लग गया, एक सेकंड पे लग गया, एक टर्मिनल पे। तो कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर्म हुए? 3, क्योंकि ऑप्टिकल इसमें इंक्लूड नहीं करना है। देख लो, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी तो नहीं है। अब देखो ध्यान रखना, खुद से नहीं सोचेंगे कि 3 यहां लग सकते हैं, इसीलिए बोलता हूं लिख के करना है ऑर्गेनिक का क्वेश्चन। वर्बली सोचोगे ना तो ऐसा सोचोगे 3 क्लोरीन यहां लग सकते हैं, फिर इधर 2 एक इधर लग सकता है, इधर 2 एक इधर, 2 इधर एक इधर, तो गलत हो जाए। ये गिवन है एक्स, इसका फर्दर क्लोरीनेशन कितनी, एक क्लोरीन और ऐड करेंगे तो कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं? तो एक यहां बनेगा लग के, एक बार क्लोरीन इधर लग सकता है, एक बार यहां लग सकता है और एक बार यहां, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो व्हाट इज योर आंसर? आंसर इज डी। आंसर क्या हुआ हमारा? डी हुआ। ठीक है, चलते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन है कि शांत दिमाग से करना है। अब ये देखिए, ओजोनोलिसिस इज जेई मेंस फेवरेट इन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में क्या फेवरेट है? ओजोनोलिसिस। तो देखो यहां पे तो ये बोलेंगे कि ओजोनोलिसिस में आप हमेशा कैसे बनाते हो? एल्कीन, दो उसको सामने रखते हो और कनेक्ट कर देते हो। तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि अगर आपको बोला हो कि क्या करना है, तो आप ये 2 ऑक्सीजन सीधे ऐसे जोड़ दो, तो यू कैन फाइंड प्रोडक्ट। ठीक है, अब अगर 2 रिंग है, अगर 2 रिंग है तो ऑब्वियसली 3 मेंबर्ड रिंग तो ऑप्शन में है ही नहीं। 3 मेंबर्ड रिंग जब ऑप्शन में नहीं है तो क्या पॉसिबिलिटी है? क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? ये हो सकता है कि ये कनेक्ट हो जाए और ये कनेक्ट हो जाए। अब देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज। इसके लिए क्या करना है कि बेस्ट वे है कि यहां से पहले ऑप्शन देखा जाए। ए के 3 ऑप्शन है और 1 और 2 ऑप्शन है। अब डी देखा जाए, डी 2 4 है, 2 2। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डी सॉल्व करूंगा। क्या सॉल्व करूंगा? डी। अब मैं रियल टाइम बता रहा हूं एग्जाम में कैसे सोचने हैं, या घर पे इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे टाइम से। मैं सबसे पहले ऑप्शन देखूंगा, डी सॉल्व करूंगा, क्योंकि इसमें हर ऑप्शन सॉल्व करने की नीड है। जहां ऐसा होगा वहीं ये सोचना है। तो डी मैंने सॉल्व किया, और डी में प्रोडक्ट बनाने की टेक्निक क्या है? आपको ये डबल बॉन्ड तोड़ना है। आई होप ये दिख रहा होगा स्ट्रक्चर। ये डबल बॉन्ड तोड़ते ही आपको बना देना है कंपाउंड। तो ये बना कंपाउंड, डबल बॉन्ड O, फिर यहां पे रिंग ये, और इधर आ गया डबल बॉन्ड O, फिर यहां पे डबल बॉन्ड O, फिर ये इधर, फिर ये इधर डबल बॉन्ड O,
फिर इधर, फिर ये इधर और ये ऐसे। दिस इज द कंपाउंड, ये कंपाउंड है। अब मैं क्या करूंगा, देखूंगा। अब मेरे को यहां पे टाइम लगेगा, मैं फटाफट इसको नंबरिंग करूंगा। 1 2, उसके बाद ध्यान से देखना 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 10 है तो मैं डी के ऑप्शन है 2 और 4, मैं यहां पे फटाफट जाऊंगा 4 देखूंगा। 4 में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्या गलती की, 4 को मिस कर गया। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो देखो मैं लिख रहा हूं, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड, और 4 कार्बन बीच में ही है, यानी 3 4 5 6। देन दिस इज 7 8 9 10। अब मैं चेक करूंगा, यहां काउंटिंग एल्डिहाइड साइड से की है, यहां भी एल्डिहाइड साइड से की है, ये ध्यान रखना है। जहां से यहां काउंट करना है उधर भी वहीं से करना है। पता चला यहां एल्डिहाइड से काउंट कर रहे हो, वहां कीटोन से कर रहे हो, ये ध्यान देना है। अब 1 2 7, अब मैं देखूंगा फर्स्ट पे डबल कीटोन है, सही है। सेकंड पे कीटोन है, फिर 9th पे कीटोन है, और 7 पे, तो ये आंसर नहीं है। अब मैं क्या देखूंगा, डी का 4 तो नहीं हो सकता, 2 देखूंगा। 2 में क्या किया मैंने, एल्डिहाइड साइड से काउंट किया, 1 2 3, 4 कार्बन बीच में है, फिंगर पे गिन लो, 4 5 6 7, 4 कार्बन बीच में हो गए। अब उसके बाद 8 9 10। अब मैं सोचूंगा, क्या फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है, यस। क्या थर्ड पे है, यस। फिर उसके बाद 8th पे है, यस। 9th पे है, यस। तो दिस इज द आंसर, मींस मुझे समझ आ गया, डी का आंसर हो गया 2। डी का आंसर 2 होती है, बस मैं ए चेक करूंगा सीधे एग्जाम में टाइम बचाने के लिए। तो बाकी तो आप खुद से सॉल्व करना एज अ प्रैक्टिस, क्योंकि पीवाईक्यू अगर ऐसे किया आंसर क्या आगे चले गए, रॉन्ग प्रैक्टिस है पीवाईक्यू की। पीवाईक्यू में हर ऑप्शन पे सोचना है, तो आप बाकी 2 प्रोडक्ट खुद से बनाना, मैं आपके लिए ए सॉल्व कर रहा हूं। अब मैं गया ए पे, ए में मैंने बॉन्ड तोड़ दिया यहां पे, और इसकी जगह डबल बॉन्ड ओ लगा दिया। तो जैसे ही मैंने ऐसा किया, तो देखते हैं, ये मैंने इधर हाइड्रोजन मानते हैं, लास्ट टर्मिनल पे अगर डबल बॉन्ड हो दैट इज एल्डिहाइड, और इधर आ गया डबल बॉन्ड ओ, यहां से शुरू कर रहा हूं मैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर, ये ऊपर कंफ्यूजन ना हो तो चलो ऐसे ही बना दो, तो डबल बॉन्ड ओ ये आ गया इधर। फिर देखो ये इधर, भूलना मत इस मिथाइल ग्रुप को। ठीक है, तो ये हो गया CH3। फिर उसके बाद ये आया इधर, फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए, ये आया इधर, फिर ये इधर आया, इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O है। फिर उसके बाद चलो इसे नीचे ही बना देते हैं, डबल बॉन्ड O है। फिर उसके बाद यहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड बनाएगा, C। यहां पे अब आपको थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है, यहां से 2 कार्बोनिल ग्रुप लगातार आ रहे हैं और इधर से दूर है। ठीक है, कहीं से भी काउंटिंग करो बट ध्यान से करो। 1 2, सिली मिस्टेक इज इंडिकेशन ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं देखूंगा ए का ऑप्शन या तो 2 हो सकता है, तो क्योंकि डी तो फिक्स हो गया है, एक ऑप्शन या तो 3 होगा या 1, तो मैं फटाफट 3 देख लेता हूं। ठीक है, तो 3 को मैं चेक करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 कार्बन मैच कर गए। फर्स्ट पे एल्डिहाइड है, बिल्कुल मैच कर रहा है। सेकंड पे कीटोन है, बिल्कुल मैच कर रहा है। फोर्थ पे मिथाइल है, मैच कर रहा है। फोर्थ पे मिथाइल भी मैच कर रहा है। फिर सिक्स्थ पे डबल बॉन्ड है, मैच कर रहा है। दिस इज द आंसर। एग्जाम में इसमें गलती ना हो, इसका एक ही तरीका है, काउंटिंग करो, बस काउंटिंग लिखो, नहीं होगा सिली मिस्टेक। ठीक है, ये थर्ड है ये। ठीक है, ए मैच कर रहा है थर्ड से, तो ए मैच कर रहा है थर्ड से, दिस इज अवर आंसर। कई बार स्क्रीन के पास खड़े रहते हैं ना, तो ऐसा हो जाता है। तो बी, क्या आंसर हो गया, बी। तो ए और डी सॉल्व करके हमने अपना टाइम सेव किया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। एक कंपाउंड X है विच एब्जॉर्ब 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, जो कितने मोल्स एब्जॉर्ब कर रहा है, 2, एंड अपॉन ऑक्सीडेशन विद KMnO4 गिव्स दिस। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, ये भी कहीं ना कहीं ओजोनोलिसिस का ही है कि एल्कीन प्रिडिक्ट करना आना चाहिए, और इस क्वेश्चन में लिखा है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो जो इस क्वेश्चन का एनालिटिकल पार्ट है
जो आपको सेल्फ एनालाइज करना है वो ये है कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का मतलब हुआ, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का मीनिंग क्या हुआ बच्चों? इट हैज 2 डबल बॉन्ड्स, ठीक है, और 1 ट्रिपल बॉन्ड इज ऑल्सो पॉसिबल, बट ये प्रोडक्ट देख के लग रहा है कि एक ही 2 डबल बॉन्ड ही होंगे। अब कभी भी ऐसा हो एक कंपाउंड में दोनों साइड कार्बोनिल ग्रुप हो, यहां तो ऑक्सीडाइज करके एसिड बनाया, बट आप एल्डिहाइड मान के करो क्योंकि एल्डिहाइड ही तो आगे एसिड जाता है, ट्रिक वही है। तो मैं क्या करूंगा, जिसमें दोनों तरफ 2 ग्रुप होंगे उसको बीच में लिखूंगा, यानी मैं इस कंपाउंड को बीच में लिखूंगा, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O H, ठीक है, इसको मैंने बीच में लिख दिया और एल्डिहाइड माना है क्योंकि एसिड में वही होगा कि वापस एल्डिहाइड होता है, फिर ऑक्सीडाइज होता है ज्यादा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑक्सीडेटिव, तो मैंने एल्डिहाइड मान के ट्रिक से सॉल्व कर रहा हूं। ट्रिक क्या है, ये कंसेप्ट ही है। अब एसीटोन और एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड को भी आप एसिटल्डिहाइड कंसीडर कर लीजिए और एसीटोन को तो एसीटोन ही कंसीडर कर लेते हैं। नाउ अब क्या करना है, इसे हटा दो और इसे जोड़ दो किससे? डबल बॉन्ड से। नाउ क्वेश्चन इज कि कितने सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो मुझे लगता है ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कितने सिग्मा बॉन्ड है सीधे काउंट कर लेते हैं। 3 CH3 3 4 5 3 CH3 8 9 10 13 14 16 17 2 हाइड्रोजन 2 सिग्मा बॉन्ड 19 20 21 22 23 एंड 3 26। देखते हैं कुछ मिस तो नहीं किया हमने। तो दोबारा से 3 4 5 5 एंड 3 8 9, फिर 10 11 11 3 14 16 17 19 20 21 22 23 24, ये मिस कर गया था मैं, एंड 3 27। व्हाट इज योर आंसर? आंसर इज 27, राइट। तो बहुत ही ब्रॉड स्ट्रक्चर बनाना, मैं तो बोलूंगा हाइड्रोजन भी बना लेना ताकि काउंटिंग मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द 4 मॉलिक्यूल्स, ये 4 मॉलिक्यूल है PQRS, इनमें से बताओ कौन HBr से रिएक्ट करेगा। तो आपको पहले क्या समझना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जहां भी डबल बॉन्ड होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होता है। एल्कीन एंड एल्काइन एंड बेंजीन इज न्यूक्लियोफाइल, इन सब पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है, एल्कीन और एल्काइन एडिशन। फिर दूसरी बात, इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकैटायन। तीसरी बात, कार्बोकैटायन है तो रीअरेंजमेंट होगा एंड मेजर प्रोडक्ट इज अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये बात मतलब ये चीजें हमें इनका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ये चीजें की अंडरस्टैंडिंग है तो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। अब हम क्या करेंगे, जब भी कार्बोकैटायन बनता है तो जेई मेन का फेवरेट एरोमेटिसिटी या बैक बॉन्डिंग, हम देखेंगे क्या कहीं बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है। यस, अगर यहां पे होगा तो क्यू वाले ऑप्शन में क्या होगा? बैक बॉन्डिंग, एंड ये कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो कौन सबसे ज्यादा रेट से रिएक्ट करेगा? तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक is directly proportional to stability of carbocation and nucleophilicity of alkene, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें तो Q ऑप्शन में कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा है बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो चाहे SN1 हो या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो तरीका वही चल रहा है उनका, मतलब बैक बॉन्डिंग से ही स्टिक है। सो मोस्ट रिएक्टिव इज Q, सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या हो गया? Q हो गया। यहां पे टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा, यहां पे सेकेंडरी बनेगा, बट स्टिल इट इज मोस्ट रिएक्टिव। नाउ आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। OCH3 एंड NHCOCH3 आर एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो देखो एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। पूरा स्टेटमेंट ये है, जब बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो उसका अटैक करने का रेट बढ़ जाएगा, ये इस लाइन का मतलब है। मतलब बेंजीन पे नॉर्मली जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है? इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, इलेक्ट्रॉन लविंग। अब वो बेंजीन पे क्यों अटैक कर रहा है? क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई ऐसा ग्रुप कनेक्ट हो जाए जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे दे, तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई?
इंक्रीज, तो इलेक्ट्रोफाइल और इजीली अटैक करेगा, तो एक्टिवेट कर दिया ना इसने। अगर कोई बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्या होगा, लेस। तो क्या कर दिया, डीएक्टिवेट। तो एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग को कई बार हम पूरा नहीं समझते, इसलिए मिस्टेक आता है। तो अटैक हो गया, राइट। तो ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब एक और चीज ध्यान रखना, जो भी ग्रुप बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्ट है उस पे लोन पेयर है, बेंजीन से कनेक्टेड एलिमेंट पे लोन पेयर होना चाहिए। ध्यान सुनना मेरी बात। जैसे यहां बेंजीन से कनेक्टेड ऑक्सीजन एटम पे लोन पेयर है तो ये शो करेगा +R, यानी एक्टिवेटिंग होगा। लेकिन अगर यही ऑक्सीजन ऐसे कनेक्टेड है, मतलब डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, तो ये डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा। जो भी एलिमेंट कनेक्ट हो बेंजीन रिंग से, उसमें लोन पेयर वाला एटम डायरेक्टली कनेक्ट हो तो एक्टिवेटिंग होगा। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब CN एंड OH आर मेटा डायरेक्टिंग, ये इसमें CN और OH होने की वजह से ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत, बिकॉज वी नो दैट OH इज एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। थर्ड पार्ट, CN एंड SO3H आर मेटा डायरेक्टिंग, बिल्कुल सही। अभी जस्ट मैंने आपको बताया जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो मेटा होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा होते हैं, तो बिल्कुल सही। तो यहां पे हमें समझ आया CN और SO3H क्या हो गए, मेटा डायरेक्टिंग। तो आंसर क्या हो गया, A और B करेक्ट है। तो मैं देखूंगा मेरे पास कौन सा ऑप्शन है जो A और B कह रहा हूं, क्या हो गया है, क्या देख रहा हूं मैं, A और C। तो मैं देखूंगा कौन सा ऑप्शन है जिसमें A और C है, AC यानी मुझे D देखना ही पड़ेगा, तो D देख लेते हैं। एक्टिवेटिंग ग्रुप एक्ट एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यस ये बिल्कुल सही बात है। जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो व्हाट इज योर आंसर, A, C एंड D। क्या आंसर हुआ हमारा, A, C एंड D। चलो ये देखा है तो E भी देख लेते हैं। हेलाइड्स आर एक्टिवेटिंग ग्रुप, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। हेलाइड्स आर माइल्ड डीएक्टिवेटिंग, हेलाइड्स क्या होते हैं, माइल्ड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है, सिलेक्टिव रिडक्शन, ठीक है। तो अगर ये प्रॉपर एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है, अगर हम प्रोपाइन पे पैलेडियम कार्बन डालते हैं, सिर्फ पैलेडियम डालते हैं तो क्या होगा, कंप्लीट रिडक्शन, और कार्बन डाल देते हैं सिलेक्टिव रिडक्शन, ठीक है। तो अब हमें वही याद रखना है, बीटी इज बर्च रिडक्शन ट्रांस देता है, तो लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या देगा, यू कैन से सिस। तो यहां पे जो एल्कीन बनेगा वो खैर टर्मिनल है तो सिस ट्रांस का चक्कर ही नहीं है, तो इट विल गिव यू प्रोपीन। अब इसका ओजोनोलिसिस दैट इज वेरी गुड फॉर अस, ओजोनोलिसिस फेवरेट है। तो ये क्या बना, CH3C एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड। तो A इज प्रोपीन, B is acetaldehyde, and C is formaldehyde. Answer is A. Okay, तो ये सिंपल लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन था। नाउ तो ओजोनोलिसिस आप देखिए फेवरेट होता जा रहा है। नाउ टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स from below when treated with hot KMnO4 form benzoic acid. What is the concept for this question? इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि बेंजीन के ऊपर कार्बन है, whether it is methyl, whether it is ethyl, कैसा भी ग्रुप हो, जब भी वो ऑक्सीडाइज होता है तो बेंजोइक एसिड बनाता है। क्या बनाता है, बेंजोइक एसिड। एक्सेप्ट अगर बेंजीन से कोई ऐसा कार्बन कनेक्टेड है जिसपे हाइड्रोजन ही नहीं है, बेंजीन से कोई ऐसा कार्बन कनेक्टेड है जिसपे हाइड्रोजन ही नहीं है, इन दैट केस ऑक्सीडेशन नहीं होगा। दिस इज द ओनली रीजन। तो ये ऑक्सीडाइज होगा और बेंजोइक एसिड बनाएगा, यस। क्या ये विल इट ऑक्सीडाइज एंड फॉर्म बेंजोइक एसिड, यस, इररिस्पेक्टिव ऑफ कार्बन चेन। क्या ये इसके पास हाइड्रोजन है, यस, ये बनाएगा। यहां पे जो कार्बन कनेक्टेड है उसके पास हाइड्रोजन है, नो, पॉसिबल नहीं है, ये बेंजोइक एसिड नहीं बनाएगा। इधर ये जो कार्बन है इस पे हाइड्रोजन है, बेंजोइक एसिड बनाएगा, यस। ये टर्शरी अल्कोहल है, वी नो टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता, तो ये बेंजोइक एसिड बनाएगा, नो। ये बेंजोइक एसिड बनाएगा, यस। ये
कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनाएगा बट बेंजोइक एसिड नहीं होगा वो। तो आंसर क्या हुआ? 1 2 3 4 5 3 4 6 5। तो व्हाट इज योर आंसर? आंसर इज डी। क्या आंसर हुआ हमारा? डी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है? दिस इज द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व इन दिस कि बेंजीन पे कितना भी बड़ी लंबी चेन हो एल्काइल ग्रुप की, प्राइमरी सेकेंडरी कैसी भी हो, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी। बस बेंजीन से कनेक्टेड कार्बन पे हाइड्रोजन एब्सेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें न्यूक्लियोफाइल कितने हैं? व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल? मैं हमेशा बोलता हूं एन से नेगेटिव, एन से न्यूक्लियोफाइल, यानी जिनके पास नेगेटिव है, यानी जिनके पास इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियोफाइल है। और ऑर्गेनिक में सारी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक होती है, यानी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पर अटैक। तो कभी डाउट हो तो ऐसे भी सीख सकते हो। एल्कीन शोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्काइन शोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब एल्कीन और एल्काइन खुद न्यूक्लियोफाइल हैं, तभी तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। इस तरीके से सोच सकते हैं। तो बेंजीन पे भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, यानी बेंजीन क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल। अब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हम कहां कहां पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक अटैक पढ़ते हैं एल्कीन में, एल्काइन में और बेंजीन में। उसके अलावा कहीं भी डिस्कस नहीं करते। एल्काइल हैलाइड पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, यानी कि वो कार्बन खुद क्या हुआ? इलेक्ट्रोफिलिक। आपको क्या देखना है? एल्काइल हैलाइड अल्कोहल, वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है प्रोटोनेशन के बाद, यानी वो खुद क्या हुआ? इलेक्ट्रोफाइल। फिर एल्डिहाइड कीटोन क्या शो करता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यानी खुद क्या हुआ? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये क्लियर हो गया कि न्यूक्लियोफाइल्स जो होंगे वो क्या होंगे? एल्कीन एल्काइन। तो यहां पे एल्कीन न्यूक्लियोफाइल हो गया। और न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं? एनायंस। तो ये एनायन है, ये भी न्यूक्लियोफाइल हो गया। और न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? विच हैव लोन पेयर अवेलेबल फॉर डोनेशन। तो ये भी न्यूक्लियोफाइल हो गया और ये भी न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये सल्फर हैज आल्सो लोन पेयर, ऑक्सीजन की फैमिली का ही है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल हो गया। देन अगर यहां पे दो ग्रुप देखे तो दिस इज कीटोन एंड दिस इज इमीन, ठीक है। अब समझ में आता है सर यहां पाई बॉन्ड है, ये न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं है? रीजन, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पे है। तो कार्बन पे क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इन पे कौन अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल। कौन अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल। तो अब पूछा जाए कि मतलब ये खुद इलेक्ट्रोफाइल है, खुद क्या है? ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो अब अगर पूछा जाए कि इनमें से न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो 1 2 3 4 5, कितने न्यूक्लियोफाइल हैं? 5। तो व्हाट इज आवर ऑप्शन? 5। 5 है नहीं, ठीक है, हम लिख देते हैं। तो आंसर क्या हो गया? 5। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स ऑन नाइट्रेशन ऑफ मेटाजाइलिन, ऑन नाइट्रेशन ऑफ मेटाजाइलिन। मेटाजाइलिन मतलब 2 मिथाइल ग्रुप्स एट मेटा पोजीशन with nitric acid and sulfuric acid followed by oxidation। पहले इसका नाइट्रेशन करेंगे। तो नाइट्रेशन करने पे अगर हम बात करें तो नाइट्रेशन ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा, ठीक है, यानी कि मोस्ट फेवर्ड पोजीशन ये है। वाई? स्टीरिक फैक्टर नहीं है बिल्कुल भी, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और या ये दोनों सेम है आयुपैक नेमिंग से, तो कोई भी एक सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन मैंने फिर एक गलती की कि पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, पहले पढ़ते हैं। ऑन नाइट्रेशन ऑफ मेटाजाइलिन विद नाइट्रिक एसिड फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन 4 नाइट्रोबेंजीन 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑब्टेन्ड एज मेजर प्रोडक्ट। कह रहे हैं कि हम इसका पहले नाइट्रेशन करेंगे, ठीक है, फिर ऑक्सीडेशन करेंगे, तो मुझे मिलेगा 4 नाइट्रोबेंजीन 1,3, यानी मोनो सब्स्टिट्यूशन हुआ। तो मैंने कर दिया इधर एंड यहां पे कनेक्ट कर दिया मैंने नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। अब अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि बेंजीन रिंग पे जो होता है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा? देखो इस क्वेश्चन से कितने सारी चीजें चेक कर ली, आयुपैक नेम चेक कर लिया, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म आपको आता है या नहीं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाली बात पता है या नहीं, सब चेक हो गया इस क्वेश्चन में। तो COH एंड नाइट्रो ग्रुप, व्हाट इज द आयुपैक नेम? ऑब्वियसली हम प्रेफरेंस किसको देंगे? प्रेफरेंस देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को,
तो नाम क्या है, 4 नाइट्रो 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम बात करें और क्या पॉसिबिलिटी है, 4 तो बन नहीं सकता, इधर से भी काउंट करें 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, लोएस्ट सेट 1 3 6 बन रहा है यहां से। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी और है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, यानी 1 5 और 2 नाइट्रो। तो अगर मैं मेटाजाइलिन का नाइट्रेशन कर दूं और उसका ऑक्सीडेशन कर दूं, तो मेजर प्रोडक्ट 4 नाइट्रो बेंजीन 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1 2 3 4, अरे ठीक है, ये कैसे कह दिया इन्होंने, क्योंकि ठीक है करेक्ट, ये वाला तरीका ध्यान नहीं दिया हमने। सी, तो जैसे उन्होंने बोला 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपने क्या लिखा 1 2 3 4। तो 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड 4 नाइट्रो, क्योंकि आईयूपैक नेमिंग में लोवेस्ट नंबर पहले फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, तो इसलिए पहले दोनों फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिला। तो बेस्ट सही तरीका काउंटिंग का यही है 1 2 3 4। तो 4 नाइट्रो 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, मिथाइल ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। जो मिथाइल ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, जबकि NO2 ग्रुप क्या है, मेटा डायरेक्टिंग। ये बात भी सही है। तो यहां से हमें क्या समझ आया, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज ट्रू। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नाउ आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन्स, मतलब सी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C9H12, इसके आइसोमर्स बन रहे हैं और वो बेयर्स टेस्ट नहीं दे रहे, यानी कि ये समझ आया कि वो एल्कीन या एल्काइन नहीं है। लेकिन C9H12 से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी निकालें, पहले तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से भी निकालें तो 10 - 6 क्या आया, 4। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 है और कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो यानी बेंजीन होगा। क्या होगा, बेंजीन। ये है एनालिटिकल पार्ट, ये हमें एनालाइज करना है खुद से। कि क्या एनालाइज करना है बच्चों, ध्यान से सुनना। कोई डबल बॉन्ड मतलब बेयर स्ट्रेस नहीं दे रहा, मतलब कोई एल्कीन एल्काइन नहीं है, लेकिन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 आया, इट मींस बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स form above with 4 different non-aliphatic substitution site। 4 डिफरेंट नॉन एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन साइट है, मतलब 4 डिफरेंट प्रोडक्ट। अभी देखो मुश्किल भाषा का प्रयोग, वो क्या कहना चाह रहा है, आपको वो आइसोमर सिलेक्ट करने हैं विच गिव 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन मोनो सब्स्टिट्यूशन या मोनोक्लोरिनेशन, अगर कोई एग्जांपल लेना चाहते हो तो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आइसोमर बनाऊंगा। 6 तो बेंजीन रिंग हो गए, 3 उसके बाहर हो गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये बनाया बेंजीन। सबसे पहले ऑब्वियसली मैं 3 कार्बन 1 2 3 ऐसे बनाऊंगा। अब मैं चेक करूंगा क्या इसमें 4 डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे मोनो सब्स्टिट्यूशन पे। लेट्स से क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ही डाल दें तो क्या 4 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेंगे, तो बेंजीन पे तो सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं, ठीक है। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है, तो बेंजीन पे होगा, क्योंकि 4 डिफरेंट बोला है, बेंजीन प्लस हाइड्रोकार्बन चेन। टोटल नंबर ऑफ फ्रॉम अबव 4 डिफरेंट अच्छा बेंजीन ही बोला है, 4 डिफरेंट नॉन एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन साइट। तो साइड वाली रिंग तो एलिफेटिक है, तो यानी वो बोल रहा है बेंजीन। देखो 4 डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफ बेंजीन पे, तो ऑन मोनो सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। इसीलिए मेरे को कभी कभी लगता है कि मैं टाइम सेव करने के लिए कम बातें बोलता हूं, बट ध्यान देना चाहिए, अभी ये मिस्टेक हो जाती है। तो ये बना। अब बेंजीन पे यहां कोई ग्रुप लगे या इधर लगे, आईयूपैक नेम सेम है, तो इसलिए मैंने दोनों को 1 नंबर दिया, यानी एक डिफरेंट प्रोडक्ट। यहां ऐड हो या यहां ऐड हो 2, यहां ऐड हो 3, लेकिन हमें कितने चाहिए, 4। दिस इज नॉट अवर आंसर। अब जैसे ही मुझे समझ आ गया कि इसमें 3 बनेंगे, मैं यहां पे कोई चेंजेस करूंगा नहीं, हालांकि ऐसा मैं कर सकता हूं, लेकिन मेरे को तुरंत समझ आ गया कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी माई आंसर। अगर मैं ऐसे कर दूं,
एक CH3 इधर लगा दूं और एक CH3 इधर, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होने वाला है, 3 ही प्रोडक्ट मिलेंगे, क्योंकि इधर कुछ भी करने से इधर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी अब मुझे क्या करना है, बेंजीन पे कनेक्ट करना है क्या, मिथाइल ग्रुप। तो मैंने एक CH3 ग्रुप यहां लगा दिया, राइट, और यहां लगा दिया CH2CH3। अब मैं चेक करता हूं प्रोडक्ट्स। अब अगर मैं यहां पे एक बार सब्स्टिट्यूशन करता हूं तो आयुपैक नेम अलग आएगा, और यहां पे करता हूं तो आयुपैक नेम अलग आएगा। तो यू कैन राइट इट एज 2, क्योंकि जब मैं इधर से काउंट करूंगा मिथाइल आएगा, इधर से काउंट करूंगा इथाइल आएगा। यहां लिखूंगा अलग आएगा, यहां लिखूंगा अलग, यानी कि ये 4 डिफरेंट प्रोडक्ट देगा। चलो एक तो मिल गया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मैं मिथाइल ग्रुप एक इधर लगा दूं और एक इथाइल ग्रुप इधर लगा दूं। अब कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे, तो 1 अलग आयुपैक नेम आएगा, 2 ये भी अलग आयुपैक नेम आएगा। और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग, डीपर अंडरस्टैंडिंग लेके बच्चों में बोलूंगा स्क्रीन रोको, आयुपैक नेम लिख के देख लो, अभी डाउट खत्म करो। तो 1 2 3 4 करेक्ट। अब बच्चों उसके बाद यानी ये भी हमारा आंसर हो गया। अब अगली पॉसिबिलिटी क्या बनती है बच्चों, अगली पॉसिबिलिटी ये बनती है। ओके, अब इस पॉसिबिलिटी को अगर हम देखें तो यहां से समझ आ रहा है दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन इज सेम, दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन इज सेम, यानी दिस इज नॉट गोइंग टू बी आवर आंसर, क्योंकि हमें 4 चाहिए। अब इसके बाद वाली पॉसिबिलिटी को मैं डिस्कार्ड कर दूंगा, क्यों, क्योंकि बेंजीन में 6 साइट होती हैं, और अगर मैं 3 ग्रुप लगा दूंगा तो 3 ही डिफरेंट बन सकते हैं, तो सोचना ही नहीं है, वहां तो मुझे जाना ही नहीं है। और इसे कैसे भी करूं 3 से ज्यादा, तो यहां मैं गया ही नहीं। तो मुझे समझ आ गया कि कितने पॉसिबल हैं, 2। क्या पूछा, टोटल नंबर ऑफ, अच्छा इंटीजर टाइप है, तो योर आंसर इज 2। क्या आंसर हुआ हमारा, 2। इस रोकना, इस क्वेश्चन को खुद से करना, फिर एक दिन बाद खुद से करना, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग, डीपर अंडरस्टैंडिंग इन ऑर्गेनिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ तो यहां पे हम हाइड्रोकार्बन का डिस्कशन एंड करते हैं बच्चों, और फिर मैं वही समराइज करूंगा। सबसे पहले आयुपैक नेमिंग के 2 रूल वही रिपीट होते हैं, फिर डिस्टिंग्विश टेस्ट, देन टॉप 10 नेम रिएक्शंस एंड ओजोनोलिसिस रिडक्शन ऑक्सीडेशन। ये अगर हम, बहुत टाइम हो गया, रिवाइज का टाइम नहीं है, तो इतना करना है ऑर्गेनिक में। और अगर आप 2 ईयर से ढंग से कर रहे हो तो मैं बोलूंगा बच्चे इस टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गो थ्रू करो, और जो भी आहा मोमेंट अच्छे पॉइंट्स है उन्हें लिखो, क्योंकि एक चैलेंज ये भी है कि नोट्स रिवाइज करना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि नोट्स 2 पेज से ज्यादा जाने ही नहीं चाहिए किसी भी चैप्टर के। तो जो भी अच्छे पॉइंट्स थे उन्हें नोट करके उन्हें एक बार रिवाइज कर लो। तो कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।